नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का 7:30 बजे का ये खास कार्यक्रम। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे यूपी में पुलिस ने क्यों शुरू किया घर घर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाशी का अभियान। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या अदानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने 6 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाने को मंजूरी दी। उसके बाद हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के आरोपियों को बिना चार्जशीट के 2 साल तक हिरासत में रखा, तो असम पुलिस को कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या उम्मीद पोर्टल की टेक्निकल खराबियों ने वक्फ रिकॉर्ड अपलोड करना मुश्किल बना दिया है। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसा माहौल बन गया है जैसे पूरे राज्य को एक बड़े तलाशी ऑपरेशंस के अंदर झोंक दिया गया हो। योगी सरकार ने ये कहते हुए कि इस राज्य में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या छिपे हुए हैं, इसलिए घर घर जाकर जांच का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पूरा अभियान कागजों में चाहे जितना प्रशासनिक लगे, जमीन पर ये सीधे सीधे एक समुदाय पर शक का बोझ डालने जैसा महसूस हो रहा है। झांसी के आईजी से लेकर आगरा के डीसीपी, लखनऊ की महापौर तक सभी बड़े अधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि हजारों अवैध प्रवासी यहां काम कर रहे हैं और इन्हें चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। ऐसे बयान स्वाभाविक रूप से राज्य के मुस्लिम समाज में डर, बेचैनी और असुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। सरकार कहती है कि ये सिर्फ प्रवासियों की पहचान का काम है, मगर जब पुलिस दस्तावेज मांगते हुए घरों में घुस रही है, जब अधिकारियों के बयान किसी खास समुदाय को संभावित घुसपैठिया बताने की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन साधारण प्रशासनिक प्रोसेस नहीं रह जाती है और ये एक डाउटफुल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर रही है। गाजियाबाद में पहले से बना डिटेंशन सेंटर लंबे समय से शांत पड़ा था और अब खबर है कि नए नए सेंटर भी बनाए जाएंगे। सोचिए, जब सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक सफाई कर्मचारी तक को नहीं पता कि अगली पूछताछ में उसे कौन सा लेबल मिल जाएगा, तो वो कैसा महसूस करेगा। और इस पूरे माहौल को और तनावपूर्ण बनाता है ये तथ्य कि अभी हाल ही में हुए आई लव मोहम्मद विवाद में यूपी ने सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां की थी और हजारों मुस्लिम युवाओं को पोस्टर, स्टेटस और वीडियो के आधार पर जेल भेज दिया गया और कई अभी तक जमानत भी नहीं ले पाए हैं। और इससे लोगों को साफ मैसेज जा रहा है कि राज्य में लागू अभियान सिर्फ प्रवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे मुस्लिम समुदाय को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करने जैसा माहौल बना रही है। अखिलेश यादव ने इसे एक समुदाय के खिलाफ अभियान कहा, जबकि मानवाधिकार संगठन इसे सीधे सीधे सामाजिक टारगेटिंग बता रहा है। असल सवाल यही है कि क्या यह अभियान चल रहा है या एक नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। कहने को सरकार कह रही है कि ये सिर्फ अवैध प्रवासियों की पहचान है, पर राज्य की हवा बता रही है कि लोग इसे अपने अस्तित्व का सवाल मान रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा में मचे हंगामे की। मध्य प्रदेश विधानसभा में धिरौली कोयला खदान को लेकर जो हंगामा हुआ वो सिर्फ पेड़ों की कटाई का मुद्दा नहीं था, ये उस बड़े राजनीतिक और कॉरपोरेट खेल की कहानी है जिसमें पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और लोकतांत्रिक प्रोसेस तीनों एक साथ रौंदे जाते दिख रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने 6 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाने को मंजूरी दे दी है और ग्राम सभाओं से सहमति भी दबाव और धमकी में ली गई है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सदन में साफ कहा कि ये सिर्फ पेड़ काटने का मामला नहीं है, ये आदिवासियों का हक छीनने का मामला है। पैसा और वन अधिकार कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो कमाल का था। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने यह दावा किया कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है, पेड़ों के बदले दूसरे जिलों में पौधे लगाए जाएंगे और सिंगरौली में पेसा अधिनियम लागू ही नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय ने तो ये तक कह दिया कि ये क्षेत्र आदिवासी ही नहीं है, इसलिए पेसा लागू ही नहीं था। ये बात खुद आदिवासी समाज के लोग भी सुनकर दंग रह गए, क्योंकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। अदानी को लेकर विवाद पहली बार नहीं उठा है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों हर बार जब मामला वन, खनन और आदिवासी भूमि से जुड़ता है, अदानी का नाम सामने आ जाता है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर व्यवस्था में कुछ ऐसा है जो एक खास कारोबारी समूह के लिए रास्ता बार बार साफ करता हुआ नजर आता है।
यही वजह है विरोध सिर्फ विधानसभा तक लिमिटेड नहीं रहा। बाहर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 6 लाख पेड़ काटकर आप 13 लाख पौधे कहीं और लगा दें, ये पर्यावरण नहीं बचाता, ये सिर्फ कागज बचाता है। सिंगरौली में पानी का स्तर गिर रहा है, वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है और विस्थापन का दर्द आदिवासी हर दिन झेल रहा है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे पर्यावरणीय त्रासदी कहा और याद दिलाया कि यही पैटर्न छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में देखा गया। ग्राम सभाओं की फर्जी सहमति, रातों रात पेड़ों की कटाई और कानून का उल्लंघन है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिना चार्जशीट के यूएपीए के आरोपी बने लोगों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को जो कड़क फटकार लगाई है वो सिर्फ एक आरोपी के केस की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को आईना दिखाने वाली चेतावनी है। अदालत ने साफ कह दिया कि यूएपीए जितना भी कठोर कानून हो, लेकिन किसी इंसान को 2 साल तक बिना ट्रायल शुरू किए जेल में सड़ाना जुल्म है। ये मामला टोन लोंग कोन्याक का था, जिसे 2023 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उसके पास 3.25 लाख की फेक करेंसी थी और वो म्यांमार का नागरिक है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था, असली सवाल ये था कि 2 साल तक पुलिस ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और फिर भी आदमी जेल में बंद रहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये सुनकर हैरान रह गई। जस्टिस संदीप मेहता ने तो ये साफ कहा कि आप किसी को अनिश्चित काल तक जेल में कैसे रख सकते हैं, ये तो गैर कानूनी हिरासत है। असम पुलिस कहती रही कि सह आरोपी फरार है, इसलिए चार्जशीट में देरी हुई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यूएपीए की धारा 43D को आप मनमानी का लाइसेंस समझ बैठे हैं। कानून कहता है कि चार्जशीट की समय सीमा 90 दिन होती है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन किया जा सकता है। ये कोई 2 साल वाला इंतजार का कमरा नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पहले जमानत इसलिए ठुकरा दी थी कि आरोपी भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल का असली बिंदु पकड़ लिया कि क्या कोई अवैध प्रवेश करने वाला इंसान भी बिना कानूनी प्रक्रिया के जेल में कैद रखा जा सकता है? जवाब बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि 2 साल की लगातार हिरासत किसी भी तरह से वैध नहीं मानी जा सकती और आरोपी को जमानत मिल गई। ये फैसला सिर्फ एक केस की जीत नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है। कठोर कानून लागू करने का मतलब ये नहीं कि कानून की धज्जियां उड़ाने की छूट मिल गई। डिफॉल्ट बेल कोई कृपा नहीं है, यह आरोपी का अधिकार है। पुलिस जांच में देरी करेगी तो जेल भरेंगे मासूम और असली आरोपी बाहर घूमते रहेंगे। केस ने एक ऐसी सच्चाई उजागर कर दी है जिसे देश कई सालों से देख रहा है। यूएपीए जैसी कठोर धाराओं का इस्तेमाल अक्सर गिरफ्तारी के लिए किया जाता है, जिस तरीके से भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उमर खालिद, शर्जिल इमाम और कई अन्य लोगों को इन्हीं धाराओं के तहत लंबे वक्त से जेल के अंदर रखा गया है। तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन उनकी जमानत का इंतजार ये लोग अभी खुद भी कर रहे हैं। और ऐसे ही यूएपीए के इस केस में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अब ये भी देखा जाएगा कि उमर खालिद जैसे मामलों में कोर्ट आगे क्या कुछ करता है। लेकिन इस जो आज का केस है उससे साबित हो गया कि जो चार्जशीट दाखिल करने में लापरवाही की जाती है उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो सख्त नजर आया। और सुप्रीम कोर्ट का संदेश सीधा है, कानून की ताकत सरकार को मिलती है लेकिन नागरिक की आजादी संविधान से है और संविधान किसी भी एजेंसी को ये छूट नहीं देता कि वो किसी को अनिश्चित समय तक जेल में डालकर रखे, जबकि केस आगे बढ़ाने की नीयत भी ना दिखे। और असम पुलिस को जो डांट मिली है वो पूरे देश की एजेंसियों के लिए चेतावनी है। कानून का डर दिखाकर अगर किसी को जेल में डालना है तो समय पर चार्जशीट देना और ट्रायल शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट बेल दे ही देगी और देनी भी चाहिए। ये फैसला एक बार फिर साबित करता है कि देश लोकतंत्र से चलता है, हिरासत में रखकर नहीं। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में एक मुतव्वली ने उम्मीद पोर्टल की गंभीर खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये मामला सिर्फ एक तकनीकी परेशानी नहीं रह गया है बल्कि पूरे वक्फ सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी, उसकी वैधता और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जिस उम्मीद पोर्टल को अनिवार्य कर दिया था वो शुरुआत से ही टूट चुका है, कानूनी रूप से उलझा हुआ है, तकनीकी रूप से फेल और संरचनात्मक रूप से इतना खराब है कि उससे सही जानकारी अपलोड करना लगभग असंभव है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर वक्फ राजपत्र और
सर्वेक्षण में पहले से ही अधिसूचित है, लेकिन पोर्टल इनकी एंट्री लेने ही नहीं देता। यूजर्स को ऐसी कैटेगरी चुनने पर मजबूर करता है जो कानून में है ही नहीं। मतलब अगर मुतव्वली कानून के हिसाब से जानकारी डाले तो सिस्टम स्वीकार ही नहीं करता, लेकिन अगर सिस्टम के हिसाब से गलत जानकारी डाले तो वो कानूनी अपराध बन जाएगा। हालात ये हैं कि केंद्र सरकार खुद मान चुकी है कि उम्मीद पोर्टल में 195 पन्नों की तकनीकी शिकायतें हैं। कहीं जिले और गांव के नाम गायब हैं, कहीं खसरा नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कहीं लॉगिन क्रैश हो रहा है, कहीं ऑटो सेव नहीं है, तो कहीं पूरा वर्क फ्लो ही काम करना बंद कर देता है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में अपनी 1.4 लाख संपत्तियों में से सिर्फ 35% ही अपलोड कर पाई है वक्फ, और वहीं बंगाल में 12% पर अटका है। कर्नाटक तमिलनाडु में 10% तक भी ये काम नहीं पहुंच पाया है, जबकि सरकार मुतवल्लियों को दोष दे रही है और मानो गलती उनकी है। याचिका का सबसे बड़ा मारक तर्क ये है कि जब पोर्टल ही कानून के अनुरूप नहीं बना, ना ठीक से काम करता, ना उसके अंदर सही श्रेणियों को स्वीकार किया जा रहा है, तो मुतवल्लियों को धारा 61 के तहत दंड देना, निष्कासन, मुकदमा, सजा जैसे न्याय संगत हो सकता है क्या? यह अनुच्छेद 14, 21, 25, 26 और 301 का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिर्फ समय बढ़ाने में से समस्या नहीं सुलझेगी, क्योंकि जून 2026 तक भी पोर्टल कानूनी और टेक्निकल दोनों स्तर पर अधूरा ही रहेगा। जब धारा 3B, 36 और 61 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है, तो ऐसी स्थिति में एक दोषपूर्ण डिजिटल सिस्टम को पूरे देश पर थोप देना जल्दबाजी है और खतरनाक है। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि उम्मीद पोर्टल को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू ना माना जाए और जब तक पोर्टल ठीक न हो जाए तब तक किसी पर दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। साथ ही सरकार को यह आदेश दिया जाए कि या तो पोर्टल को पूरी तरह ठीक करे या सर्वे गजट वक्फ के लिए एक अलग अपलोड तंत्र बनाए। ये मामला अब सिर्फ डिजिटल सिस्टम की नाकामी नहीं, ये भारत के वक्फ प्रबंधन, धार्मिक अधिकार और सरकारी जवाबदेही का बड़ा परीक्षण बन गया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि उम्मीद पोर्टल सुधार का माध्यम बनेगा या लाखों वक्फ संपत्तियों के लिए एक बड़ा संकट साबित होगा। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।